नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? यहाँ पे सारे लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे सारा लिंक दिया होता है। युक्ति आईएएस का यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है और लगातार मैं 1 जुलाई से लगातार क्लास भी ले रहा हूँ आप लोग का टेलीग्राम पे मतलब लगातार क्लासेज हो रहे हैं। ठीक है? ये संपर्क सूत्र दिया है, किसी को भी अगर कोई कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये सारा नंबर वर्किंग है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे और मैं हर दिन पर डे जो है मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग मतलब 10 बजे के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर दिया करूंगा। 10 से 11 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा और शाम को जो है जो आज क्लास ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए आज मैं ले रहा हूं, अमर सर भी लेते थे, आपका जो क्वेश्चन आंसर जो चलता था शाम को, जो क्वेश्चन आंसर का वो वीडियो आता है आप लोगों के पास, तो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसी का शाम को मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछूंगा और आंसर भी आप लोगों से लूंगा। ठीक है? उसको मैं हल भी कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं फॉर्मेट जो है वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, आयुष क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, आयुष मंत्रालय को लेकर कितना सतर्क हैं आयुष को लेके। ठीक है? तो आयुष क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसी पोर्टल के बारे में हम जिक्र करेंगे, इसी के बारे में हम लोग को बात भी करना है। भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के तहत शोध व चिकित्सा शिक्षा से संबंधित 5 पोर्टल जारी कर आयुष मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। सभी लोग जानते हुए हैं कि चिकित्सा को लेकर कितना देश में इस समय एकदम चरम स्थिति है। इसको लेके, चिकित्सा को लेके, आयुष मंत्रालय को लेके इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के तहत शोध व चिकित्सा शिक्षा से संबंधित 5 पोर्टल जारी कर आयुष मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। एक ऑनलाइन कार्यक्रम में आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है किरण रिजिजू ने 5 पोर्टलों का लोकार्पण किया और CCRAS के 4 प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया है। ठीक है? तो जो आपके जो आयुष मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार, जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने 5 पोर्टलों का लोकार्पण किया और CCRAS के 4 प्रकाशनों का विमोचन भी किया है। इनके जारी होने से अब आयुर्वेद की प्राचीन पांडुलिपियों, ग्रंथों तक पहुंच और उनके डिजिटल माध्यम में रखरखाव, आयुर्वेद में शोध आदि को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकेगा। ठीक है? तो इसको देख लीजिए, एक साथ 5 पोर्टलों को लॉन्च किया गया और जैसे मैंने कहा कि इनके जारी होने से क्या होगा, इनके जारी होने से ये होगा बेटा कि इसमें, एक मिनट रुक जाइए, इसके जारी होने से ये होगा कि आयुर्वेद की 5 पांडुलिपियों, ग्रंथों तक हमारी पहुंच और उनके डिजिटल माध्यम में रखरखाव, आयुर्वेद में शोध आदि को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकेगा। ये देखिए आयुर्वेद का जो फुल फॉर्म देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता हो तो आयुर्वेद का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आयुर्वेद का फुल फॉर्म है, आयुर्वेद है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा है। ठीक है? यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है और एच से होम्योपैथिक है। ठीक है? तो ये आयुर्वेद का फुल फॉर्म है। ठीक है? चलिए, ये पोर्टल क्या क्या है, थोड़ा सा और पोर्टल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये पोर्टल बेसिकली जो है CTRI में आयुर्वेद डेटाबेस को रखेगा। अमर मतलब आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी में रखेगा। शाही का मतलब होता है शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिडेंस रखेगा और RMIS मतलब रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी रखेगा और ईमेदा, ये जो है ये पोर्टल है, इन सारी पोर्टलों पर ये सुविधाएं आपको अवेलेबल हो रहेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके आयुर्वेदा डेटाबेस ऑन CTRI के बारे में। CTRI का मतलब है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। पोर्टल में इस आयुर्वेद डेटाबेस के शामिल होने से आयुर्वेद आधारित चिकित्सा परीक्षणों को दुनिया भर में साख भरी पहचान मिलेगी। ठीक है? ये जो 5 जो मैंने पोर्टल का नाम बता रहा हूँ, जैसे CTRI है, अमर है, शाही है, या जो रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या ईमेधा है, इन पोर्टलों के होने से क्या होगा, तो इन पोर्टलों के होने से देखिए हमारी दुनिया में किस तरह की हमारी साख को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि CTRI जो है, जिसका फुल फॉर्म है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो है पोर्टल में इस आयुर्वेद डेटाबेस के शामिल होने से आयुर्वेद आधारित चिकित्सा परीक्षणों को दुनिया भर में साख भरी पहचान मिलेगी। नोट करके बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि CTRI जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के तहत तैयार किया गया क्लिनिकल ट्रायलों का प्राथमिक रजिस्टर भी है। ठीक है? इसको देख लीजिए, जितने भी 5 दिया गया है आपका 5 पोर्टल का नाम, इन पोर्टलों को ध्यान से देख लीजिएगा कि CTRI जो है WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के तहत तैयार किया गया क्लिनिकल ट्रायलों का एक प्राथमिक रजिस्टर है। ठीक है? इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए CTRI में शामिल हुए इस आयुर्वेद के डेटाबेस से आयुर्वेद के क्षेत्र में होने वाले क्रिटिकल ट्रायलों के लिए आयुर्वेद चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग वैश्विक स्तर पर मान्य होगा। इसके साथ ही साथ RMIS जो है रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है
आईसीएमआर की मदद से सीसीआरएस द्वारा विकसित रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल आयुर्वेद आधारित पढ़ाई करने वाले शोधार्थियों के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगा। इसमें यह होगा कि जितने भी शोधार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं, आयुर्वेद आधारित पढ़ाई करना चाहते हैं, उन शोधकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा ये मददगार होगा। विशेषज्ञों की मदद से छात्रों से शोधार्थियों को अपने अध्ययन और शोध में महत्वपूर्ण मदद निःशुल्क मिल सकेगी। अगला है ई मेधा प्लेटफॉर्म। ई मेधा का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है पोर्टल में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में की मदद से ई ग्रंथाल प्लेटफॉर्म से संग्रहित 12,000 से अधिक भारतीय चिकित्सा विरासत संबंधी पांडुलिपियों और पुस्तकों का कैटलॉग ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो ई मेधा क्या है, अगर मान लीजिए यही पूछते कि ई मेधा क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसोसिएशन है, ठीक है। इस पोर्टल में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसे एनआईसी कहते हैं, की मदद से ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म में संग्रहित 12,000 से अधिक भारतीय चिकित्सा विरासत संबंधी पांडुलिपियों और पुस्तकों का कैटलॉग ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है अमर। अमर सर के नाम पे ही है अमर, ठीक है। तो चलिए अमर के बारे में देख लेते हैं। चलिए आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी के बारे में देख लेते हैं। अमर पोर्टल एक डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिगपा से जुड़ी पांडुलिपियों के देश दुनिया में मौजूद खजाने के बारे में जानकारी मौजूद रहेगी। अगर मान लीजिए यही पूछ दे कि ये किससे संबंधित है, तो एटलीस्ट आप लोग को पता चलता है ना कि आयुष मंत्रालय से संबंधित है। ये 5 पोर्टलों का लोकार्पण जो किया गया, अमर जैसे पोर्टल है जिसमें आयुष, ठीक है, यही बताया गया कि आयुष मैन्युस्क्रिप्ट जो है एडवांस रिपोजिटरी जिसे अमर कहते हैं, इस पोर्टल में एक डिजिटल डैशबोर्ड है और जिसमें आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्ध है, सोवा रिगपा से जुड़ी पांडुलिपियों के देश दुनिया में मौजूदा खजाने के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अगला है शाही। अब मान लीजिए आपको छोटा सा वाला है, बड़ा सा होता है तो शाही लीची हो जाता है, जिसे जीआई टैग मिला है। चलिए ये है अलग वाला शाही। जो लास्ट पोर्टल है शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, ठीक है। इम्प्रिंट्स जो है शाही जी से फुल फॉर्म है, यस से शोकेस है, ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स है। शाही पोर्टल में पूरा वनस्पतिक, जिसे आर्कियो बैटनिकल करते हैं, जानकारियों, शिलालेखों पर मौजूद उत्कीर्णों और उच्च स्तरीय पुरातात्विक अध्ययन की मदद से आयुर्वेद की अर्थव्यवस्था के प्रमाण दुनिया के सामने आते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा जो है पहला जो टॉपिक था। जैसे मैंने कहा कि आयुष क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। जो मंत्री हैं जिनका नाम है स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू साहब ने, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट पांचों जो आयुर्वेद है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्धा, होम्योपैथिक है, दुनिया में अपनी धाक भी जमेगी। और ये 5 पोर्टल है जिसमें CTRI है, अमर है, शाही है, रिसर्च मैनेजमेंट रिम्स है, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ई मेधा है, इसके बारे में भी आपको बताया गया, तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है भारतीय वायुसेना के बारे में है। चलिए अगला हम टॉपिक बात करते हैं भारतीय वायुसेना। 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदी गई है भारतीय वायुसेना में, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। PIB का स्रोत से लिया गया है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर एक ड्रोन हमले के बाद, अभी जानते हैं कि हमला हुआ था, वायुसेना ने भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। किसने किया है बेटा? जम्मू में भारतीय वायुसेना ने किया है। क्या हुआ था, एक ड्रोन हमले के बाद वायुसेना ने भविष्य में अगर सीमावर्ती बॉर्डर एरिया क्षेत्रों में किसी तरह का अगर कोई हमला होता है उसको रोकने के लिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। वायुसेना ने काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS के लिए भारतीय विक्रेताओं से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, ठीक है। तो वायुसेना ने क्या किया है, काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए भारतीय विक्रेताओं से, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया है। और काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को दुष्ट ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस किया जा सकता है, यानी कि लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लैस किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के बारे में, काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या है। CUAS का उद्देश्य जो है शत्रुतापूर्ण मतलब अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर का पता लगाना, पहचान करना, ट्रैक करना, नामित करना और बेअसर करना है। यानी CUAS का मतलब क्या है, शत्रुतापूर्ण का पता लगाना, पहचान करना, ट्रैक करना, नामित करना और बेअसर करना है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ किल विकल्प के रूप में लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार आवश्यक है, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। इस सिस्टम को सॉफ्ट किल विकल्प के रूप में ग्लोबल नेविगेशन, सैटेलाइट जैमर सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर से लैस करने की आवश्यकता है, जबकि ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक हार्ड किल विकल्प के रूप में आवश्यक है। इसके साथ ही साथ CUAS के लिए क्या आवश्यकता है ये भी जान लीजिए। इसे UAS के प्रभावी नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए मल्टी सेंसर और मल्टी किल समाधान भी प्रदान की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के वातावरण में न्यूनतम
संपार्थिक क्षति होनी चाहिए, मैंने मिनिमल कोलेटरल डैमेज होनी चाहिए। ये ऑपरेटर के लिए समग्र वायु स्थिति चित्र की भी उपलब्ध करवाना चाहिए। मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है, ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता होती है जो क्रॉस कंट्री क्षमता वाले स्वदेशी वाहनों पर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही इसे स्वदेशी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। ये सड़क और हवाई परिवहन योग्य होना चाहिए। तो ये रहा दूसरा आज का टॉपिक जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। भारतीय वायुसेना जो है 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है यूडाइज रिपोर्ट के बारे में। यूडाइज रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइज प्लस 2019-20 रिपोर्ट जारी की है। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कमेंट करके उनका नाम बताइए। देश के शिक्षा मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है? कौन इस समय देश के शिक्षा मंत्री हैं जिससे भविष्य, युवाओं का भविष्य उनके हाथों में है? थोड़ा उनका नाम कमेंट करके बताइएगा। यूडाई प्लस 2019-20 की रिपोर्ट में क्या खास बात जान लीजिए। कुल छात्र जैसे 2019-20 में प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूली शिक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 26.45 करोड़ के पार पहुंच गई है। यानी 19-20 में प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूली शिक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी पहुंच गई है? 26.45 करोड़ के पार पहुंच गई है। और यह 2018 की तुलना में 19 की तुलना में 42.3 लाख अधिक है। इसको देख लीजिएगा कि यूडाइज रिपोर्ट अगर मान लीजिए पूछे किसके लिए होता है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे मैंने कहा कि भारत में स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइज 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। और इसमें यही है कि प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूली शिक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में 26.45 करोड़ के पार पहुंच गई है और 18-19 में की तुलना में 42.3 लाख अधिक है। अगला इसी में है सकल नामांकन अनुपात। सभी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 87.7% से बढ़कर 89.7% हो गया है। प्राथमिक स्तर पर 96.1 से बढ़कर 97.8 हो गया है। माध्यमिक स्तर पर 76.9 से लेकर 77.9 तक हो गया है और हायर सेकेंडरी लेवल पर 50.1 से लेकर 51.4 तक हो गया है। तो ये है सकल नामांकन अनुपात। इसको भी ध्यान से डेटा को पढ़िए क्योंकि इसमें डेटा ही है तो डेटा ही मेन रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो सकल नामांकन अनुपात को आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है नोट करके कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है GER शिक्षा के किसी भी दिए गए स्तर में नामांकित छात्रों की संख्या है, चाहे वह किसी भी उम्र के हों और शिक्षा के समान स्तर के अनुरूप आधिकारिक स्कूल आयु की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। तो देखो जो डेटा है, डेटा तो बेटा आप लोग को याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे छात्र अध्यापक अनुपात की बात किया जाए तो 19-20 में 96.87 लाख शिक्षक विद्यालय शिक्षा में संलग्न थे। ये देखो देश के शिक्षकों का हाल है। 18-19 की तुलना में लगभग 2.57 लाख अधिक हैं। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। दिव्यांगों की अगर हम बात करें तो 18-19 की तुलना में दिव्यांग छात्रों के नामांकन में 6.52% की वृद्धि हुई है। लड़कियों के नामांकन के बारे में बात करें क्योंकि इनकी शिक्षा को लेकर बहुत ही सरकार सजग भी है। 19-20 में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से अधिक हुआ है। इसमें 2018-19 की तुलना में 14.8 लाख की वृद्धि की गई है। और लिंग समानता अनुपात की अगर हम बात करें तो 2012 और 13 और 2019 और 20 के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर लिंग समानता अनुपात जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय शिक्षा में GPI शिक्षा के प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय स्तरों पर नामांकित महिला छात्रों की संख्या तथा प्रत्येक स्तर पर पुरुष छात्रों की संख्या का अनुपात है। और उच्च माध्यमिक स्तर पर GPI में सर्वाधिक सुधार हुआ जो 2012-13 के 0.97 से लेकर 19-20 के 1.04 तक हो गया है। तो इस जो डेटा दिया जा रहा है उस डेटा को बेटा देख लो, चाहे वो लड़की लिंग समानता अनुपात हो, सूचकांक हो, चाहे लड़कियों का नामांकन हो, चाहे दिव्यांगों का अनुपात हो, चाहे छात्र अध्यापक अनुपात हो, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पहले भी हैं, उन पहलों को भी देख लीजिए। जैसे नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान, मध्य भोजन योजना, ये सब महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इससे रिलेटेड है। इसके साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार है, RTE अधिनियम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, जो सब लोग जानते भी हैं। कहाँ से किया गया कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसके साथ ही साथ ये भी जानिए कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइज प्लस क्या है। तो यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है। इसे 18-19 के में डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान बनाने हेतु लॉन्च किया गया था।
ये स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण एकत्र करने की संबंधित एक एप्लीकेशन है। ये यूडाइज का एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत 13 में शुरू किया गया था। इसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 8.5 मिलियन से अधिक से शिक्षक और 250 मिलियन अधिक बच्चे शामिल हैं। ये भारत के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक मानकों को मापने में मदद करता है। ये यूडाइज प्लस, जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखो बेटा, ये 3 जो टॉपिक है, मैंने जो पहला टॉपिक जैसे मैंने कहा कि आयुष क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पोर्टलों का लोकार्पण किया गया है। दूसरा जैसे मैंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीदी है, ये बताया मैंने। तीसरा मैंने यूडाइज प्लस के बारे में बताया, इसको आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और शाम को इस जितने भी जैसे क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों के बारे में शाम को आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तैयार रहिएगा आप लोग, शाम को हम मिलेंगे फिर आपको। और तब तक के लिए आप लोग जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रोज आपको 10 से 11 के बीच में वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।